हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज हम नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझ लेते हैं और विद एग्जांपल आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा और इस बार कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। वीडियो को टिल एंड तक देख लीजिए, पसंद आए लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो देखिए, हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है ये तब से शुरू हुआ जब से पेपर अलग अलग शिफ्ट में होना शुरू हुआ, है ना। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी शिफ्ट हो जाती है, अलग अलग शिफ्ट हो जाती है। एक दिन में दो दो बार पेपर हो रहा है, दो शिफ्ट में हो रहा है। किसी किसी एग्जाम का तो एग्जाम तीन तीन शिफ्ट में हो रहा है। तो अलग अलग टाइप का पेपर आने की संभावना रहती है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को यहां पर अप्लाई किया जा रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होता है वो हमारा किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, पांच छह यहां पर मेन पॉइंट है। सबसे मेन और सबसे पहला पॉइंट होता है कि कुल बनाए गए प्रश्न, कि आपने उस पेपर में कितने क्वेश्चन किए। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो आपने उसमें 70 किए, है ना। दूसरा पॉइंट आता है कि छोड़े गए प्रश्न। अब 100 में से आपने 70 किए तो यानी कि 30 छोड़ दिए। यहां मैं मान लेता हूं 70, बाकी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरी क्लियर बताऊंगा कि कैसे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तीसरा होता है नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, मान लीजिए आपने 70 में से 15 सवाल गलत कर दिए तो आपके 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने 15 गलत किए तो आपके 5 मार्क्स यहां पर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपने गलत किए, 5 आपके टोटल में से कम हो जाएंगे, यानी कि 70 में से आपने 15 गलत किए, यानी कि 55, यानी कि स्कोर रह गया आपका 50 का। ठीक है, एक्यूरेसी परसेंटेज, इसको भी मैं क्लियर बताऊंगा कि एक्यूरेसी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा हो गया कि आपके कुल फाइनली आपके मार्क्स कितने बने, कितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, कुल प्राप्तांक। और फिर आता है कि ऑल शिफ्ट मार्क्स का एवरेज, यानी कि 6 इन मेन बातों पर डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जिस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो विद एग्जांपल अब इसको समझ लेते हैं। मैंने यहां पर दो व्यक्ति लिए, एक ले लिया राम और एक ले लिया श्याम। ठीक है, दोनों पेपर देने गए, दोनों एग्जाम देने गए और दोनों ने अलग अलग हिसाब से पेपर अटेम्प्ट किया। मान लीजिए राम ने अटेम्प्ट किए 65 क्वेश्चन, एक का मतलब अटेम्प्ट से है। ठीक है, वहीं श्याम ने अटेम्प्ट किए 51 क्वेश्चन। राम के सही हुए 50 उसने राइट किए, वहीं श्याम ने केवल 30 क्वेश्चन यहां पर राइट किए। रॉन्ग हुए राम के यहां पर 15 क्वेश्चन और वहीं 21 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए श्याम के। तो अगर हम इसके कुल मार्क्स निकालें राम के, तो भाई 65 किए थे, 65 में से 15 तो गलत हो गए, यानी कि 65 माइनस का 15, तो 50 क्वेश्चन तो उसके सही हुए। अब 50 में जो 15 गलत हुए हैं तो 5 का उसका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, 15 का 1/3 यानी कि 5 यहां से माइनस हो जाएगा। तो कितने मार्क्स बने राम के? बने 45 मार्क्स। ठीक है, 45। सेम यहां पर अगर 21 क्वेश्चन गलत कर रहा है, 30 कर रहा है वो सही, तो 7 यहां पर निगेटिव चला गया, तो इसके बने 23 अंक। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई कि राम के बन रहे हैं यहां पर 45 अंक और श्याम के बन रहे हैं केवल 23 अंक। ठीक है, अब इस 45 को बहुत ध्यान से समझ लेना, याद रखना, क्योंकि आगे यही मैं कैलकुलेशन में लेने वाला हूं। अगले पेज पर चलते हैं। अब हमारे यहां पर हमने देखा कि राम और श्याम के शिफ्ट का एवरेज, राम और श्याम ने अलग अलग शिफ्ट में मान लीजिए पेपर दिया था, तो राम के थे 45 और श्याम के थे यहां पर 23, तो दोनों के मिलकर बने 68 और 68 को 2 से डिवाइड कर दिया तो बन गए 34 अंक। एवरेज तो निकालना आता है ना। दो व्यक्ति हैं, दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। जितने भी व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं उन सबके मार्क्स को जोड़ लिया जाता है और उन्हीं व्यक्तियों के संख्या से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पर 34 अंक जो है राम और श्याम के शिफ्ट का एवरेज हमने यहां पर निकाला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हमने एवरेज मार्क्स निकालना है शिफ्ट वाइज। ठीक है, मान लीजिए जो फर्स्ट शिफ्ट है, मान लीजिए ये जो पूरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना केवल एनटीपीसी बल्कि ग्रुप डी में भी सेम काम करेगा। ठीक है, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ लें कि मान लीजिए हमारा ये पूरा का पूरा पेपर माना है 5 शिफ्ट तो बहुत सारी हैं, हमने एग्जाम्पल को समझाने के तौर पर आपको 5 शिफ्ट आपके सामने रख दी। पहली शिफ्ट हो गई जिसमें 55 का एवरेज निकल कर आया सभी छात्रों का। सेकेंड शिफ्ट हो गई जहां पर 87 का
एवरेज निकल कर आया, ठीक है। थर्ड शिफ्ट हो गई जहां पर 76 का एवरेज निकल कर आया। फोर्थ शिफ्ट हो गई 95 का एवरेज निकल कर आया। फिफ्थ शिफ्ट हो गई जहां पर 29 का। एवरेज निकालने का तरीका भी मैंने राम श्याम के एग्जांपल से आपको समझा दिया था, ठीक है। तो ये हमारे पांचों शिफ्ट के कुल एवरेज निकल कर आ गए उन शिफ्ट में स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनके हिसाब से। अब यहां पर अगर फोर्थ शिफ्ट का 95 स्कोर है तो इसका मतलब ये पेपर बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और जहां फिफ्थ शिफ्ट की बात करूं वहां पर 29 का स्कोर है तो ये शिफ्ट जो है वो टफ शिफ्ट है। यहां से हमें पता चलता है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी शिफ्ट टफ थी, यानी कि किस शिफ्ट का पेपर आसान रहा और किस शिफ्ट का पेपर टफ रहा, है ना। तो ये चीजें हमें बतला देती हैं कि शिफ्ट कौन सी आसान कौन सी टफ रही। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा कि पांचों शिफ्ट का कुल एवरेज निकाल लिया, तो सबको जोड़ा 342 और 5 से डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आया 68.4 होगा, ये 68.4, ठीक है भाई। 5 छंग 30 और 5 अट्टे 40 और 5 चौक 20, 68.4 निकल कर आया। तो यही होता है कि सारे शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकाल लिया जाता है, जो कि निकल कर आता है फाइनली जो भी आता है, ठीक है। यहां पर हमारे वाले केस में आया 68.4। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। एक एक पॉइंट को समझ लेना, और अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो तो अब अपलोड हो गई है, दोबारा देख लीजिए। अब यहां पर जो मैंने आपको दिखाया था ना, फोर्थ पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था वो, एक्यूरेसी परसेंटेज निकालने वाला। स्टार्टिंग में एक्यूरेसी, फोर्थ पॉइंट कि एक्यूरेसी परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी वो आप समझ लीजिए। अब यहां पर देखिए एक्यूरेसी परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है। हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, सेकंड में है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, पांचों शिफ्ट आ गई सामने। तो जो अभी हमारा सारे बच्चों का एवरेज निकल कर आया है 68.4, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें से जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों का एवरेज था उसको माइनस कर लेंगे। कितना आ जाएगा वो, 13.4 आ जाएगा। क्लियर। सेकेंड शिफ्ट का भी उसी में से निकालेंगे, 68.4 में से 87 सेकेंड शिफ्ट का एवरेज बनना था तो वो बन गया माइनस का 18.6। माइनस में आएगा क्योंकि भाई छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू को माइनस किया जा रहा है, तो 18.6 माइनस में आया। थर्ड शिफ्ट का 68.4 में से 76 माइनस किया तो ये कितना आ गया, माइनस का 7.6 आ गया। फोर्थ शिफ्ट की अगर बात करूं तो 68.4 है और उसमें से 95 माइनस किया तो यहां पर सबसे ज्यादा कम आया, माइनस के 26.6। और वहीं मैं फिफ्थ शिफ्ट की बात करूं तो कितना हो गया, 68.4 माइनस का 29 यानी कि 39.4 यहां पर एक्यूरेसी परसेंटेज निकल कर आया है। सबसे ज्यादा फिफ्थ शिफ्ट में आया। समझ में आ गया कि एक्यूरेसी परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम राम पर दोबारा से आ जाते हैं, क्योंकि राम ही हमारा मेन स्टूडेंट है। राम वो है जो आप हो, जो एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है। तो राम ने, हमने एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, राम ने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 50 सही किए और उसको कुल मिलाकर 45 मार्क्स मिले थे। 45 मिले थे ना। चलिए, अब उसका एक्यूरेसी परसेंटेज अगर हम देखें राम का, तो उसने 45 क्वेश्चन ठीक किए, कितने में, 65 में। तो परसेंटेज जो निकल कर आई वो आई 69.23%, 69.23%। क्लियर। तो फर्स्ट शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन स्कोर अगर मैं निकालूं, अगर मैं पहले शिफ्ट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालूं तो वो क्या रहेगा भाई, 13.4 आ रहा था हमारा, क्या आ रहा था, एक्यूरेसी परसेंटेज कितना आ रहा था, 13.4 फर्स्ट शिफ्ट का। तो हमने क्या करना है, उस 13.4 का 69.23% निकालना है, ठीक है। तो कितना बैठेगा, 9.27। थोड़ा समझ लीजिए इसको। जो हमने राम के आधार पर एक्यूरेसी परसेंटेज निकाला वो कितना था, 69.23%, और फर्स्ट शिफ्ट का जो एक्यूरेसी परसेंटेज बनना था वो बनना था 13.4, ठीक है। तो इस 13.4 में से हमें क्या निकालना है, इसका 13.4 का 69.23% जो बनता है 9.27, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर। तो इस हिसाब से 9.27 बना। तो राम का जो फाइनल स्कोर बनेगा, नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो बनेगा 45 में हम 9.27 प्लस कर देंगे तो राम का जो स्कोर बना, नॉर्मलाइज जो स्कोर हुआ वो बना 54.27, यानी कि राम के
जो 45 मार्क्स थे वो बढ़कर कितने हो गए 54.27%, यानी कि 9.27 का उसको जंप मिल गया, मतलब 9.27 उसके नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो इंक्रीज हुए। समझ में आ गया? तो 9.27 उसके मार्क्स बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब अगर राम का पेपर फर्स्ट शिफ्ट की बजाय फिफ्थ शिफ्ट में होता, तो राम अगर फिफ्थ शिफ्ट में पेपर दे रहा है, तब समझ लेते हैं कि 39.4 जो है फिफ्थ जो शिफ्ट था उसका एक्यूरेसी परसेंटेज है। ठीक है, 39.4 जो हमने निकाला था, सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया था, ये रहा फिफ्थ शिफ्ट का कितना आया था 39.4। तो 39.4 का राम के आधार पर, राम का एक्यूरेसी परसेंट 69.23%, तो ये निकालेंगे कितना बनेगा 27.27। ठीक है, तो नॉर्मलाइज स्कोर कितना बना राम का, ये राम की बात कर रहे हैं हम, कितना बना 45, उसका जो फाइनल स्कोर बन रहा था उसमें 27.27 बढ़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 72.27 मार्क्स राम का नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा, यानी कि 27 मार्क्स उसके यहां पर बढ़ गए। समझ में आ गई? तो किस तरह से बढ़ा स्कोर कि शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, उस शिफ्ट में स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं उनके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके एवरेज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 6 मेन बातें हैं जो इस नॉर्मलाइज स्कोर को तैयार करती हैं। तो यहां पर एक चीज हमारे सामने आई कि हमने देखा कि 9 मार्क्स भी बढ़े, ठीक है, 9 मार्क्स भी बढ़े और 27 मार्क्स भी बढ़े। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये सब किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं पेपर के लेवल पर, पेपर के लेवल को। और पेपर के लेवल को कौन डिफाइन करता है, उस पेपर में शामिल होने वाले छात्र, भाई उसी के हिसाब से उनका नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा, उसी के हिसाब से उनका एवरेज मार्क्स बनेगा और उसी से नॉर्मलाइजेशन स्कोर बनता है। यानी कि आपके 10 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं और आपके मार्क्स 20, 25, 30 तक भी बढ़ सकते हैं। क्लियर आ गया? पूरा नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका आपको समझ में आ गया। इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। यहां पर हमेशा उस स्टूडेंट को फायदा होगा जो हार्ड शिफ्ट वाले पेपर में है ना। कहने को तो सब कहते हैं कि मेरा इजी आ जाए, पेपर इजी आ जाए, लेकिन इजी पेपर आने में फायदा तब है जब पेपर आप सारा मतलब अच्छे लेवल पर उसको अटेम्प्ट कर दे, अच्छे लेवल पर आपकी एक्यूरेसी आ जाए, है ना। टफ पेपर में क्या है, अगर टफ आ गया और आपका पेपर बाई चांस खराब भी हो गया तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपको 20-25 मार्क्स तक का जंप मिल जाएगा और फाइनली आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आसान पेपर आपका किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी बिगड़ गया, थोड़ा सा भी बिगड़ गया, तो आप लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। क्लियर? तो पूरी डिटेल में समझ में आ गया नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसे काम करता है। तो गाइस ये था पूरा नॉर्मलाइजेशन, ये मुझे समझाना था आप लोगों को और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा है, समझ में नहीं आता बच्चों को कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो फॉर्मूला काम करने का तरीका यही है, ये मैंने अपने तरीके से आपकी अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।